अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज़ा जंग को ख़त्म हुए एक हफ्ता मुकम्मल हो गया है, लेकिन इस जंग की सबसे बड़ी वजह यानी ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक अहम सवाल अब भी अपनी जगह बरकरार है कि ईरान का 60% तक अफजोदा किया गया तकरीबन 400 किलोग्राम यूरेनियम कहाँ है और क्या वाकई अमरीकी दावों के मुताबिक ईरान का जौहरी प्रोग्राम कई साल पीछे चला गया है। अमरीकी सदर ट्रंप 21 जून को ईरान की 3 अहम जौहरी तंसीबात पर अमरीकी बमबारी के बाद से मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं और वहां कुछ भी बाकी नहीं बचा। मगर इन हमलों के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही सैटेलाइट तस्वीर से पता चलता है कि ईरान की अहम तरीन जौहरी तंसीब फुर्दो फ्यूल इन्रिचमेंट प्लांट पर भारी मशीनरी काम कर रही है। अमरीकी दिफाई कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजीज की जानिब से इतवार को हासिल की गई फुर्दो की सैटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है कि ईरान के फुर्दो एटमी अफजोदगी प्लांट पर तामीराती काम हो रहा है। ये तस्वीर जाहिर करती हैं कि फुर्दो फ्यूल इनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स पर पिछले हफ्ते होने वाले फिजाई हमलों के बाद वहां के वेंटिलेशन शाफ्ट के आसपास सरगर्मियां जारी हैं। ये बात वाज़ेह हो कि अमेरिका के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि B-2 बमबार तैयारों से 6 बंकर बस्टर बॉम्ब्स फुर्दो तंसीब के 2 वेंटिलेशन शाफ्ट्स पर मारकर ही इस तंसीब को तबाह किया गया था। जनरल डैन केन ने यह भी बताया था कि हमले से पहले ईरानियों ने इन दोनों वेंटिलेशन शाफ्ट्स को कंक्रीट डालकर भर दिया था, मगर 6 बंकर बस्टर बॉम्ब्स ने इन्हें तबाह कर दिया। और मैक्सार टेक्नोलॉजीज की तरफ से जारी की गई तस्वीर में इस मकाम पर खुदाई करने वाली एक मशीन और क्रेन को देखा जा सकता है जो फुर्दो की साइट तक एक नए तामीरशुदा रास्ते पर देखे जा सकते हैं। साथ ही एक क्रेन भी शाफ्ट या सुराख के दाखिली मकाम पर काम करती नजर आती है और कई गाड़ियां भी पहाड़ी के नीचे नजर आती हैं और ये गाड़ियां भी इसी नए रास्ते पर खड़ी हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने ईरान पर हमलों के दौरान फुर्दो के इस जौहरी प्लांट को बंकर बस्टर बॉम्ब से निशाना बनाया था और हमलों से जाहिरी तौर पर इस मकाम को शदीद नुकसान पहुंचा था। और हमले के एक दिन बाद सामने आने वाली सैटेलाइट तस्वीर में प्लांट के दाखिली और खारजी रास्तों पर 6 बड़े गड्ढे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। हमलों के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया और बार बार किया कि अमरीका ने ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, जबकि ईरान ने भी तस्लीम किया कि उनकी तंसीबात को नुकसान पहुंचा है, मगर वो नुकसान इतना नहीं जितना ट्रंप दावा कर रहे हैं। इसके अलावा कल ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने अमरीकी चैनल CBS न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि सिर्फ बमबारी से ईरान के पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफजोदा करने की टेक्नोलॉजी और साइंस को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ईरान ना सिर्फ इन नुकसानात को पूरा करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है बल्कि ऐसा करने के लिए पूरी तरह तैयार भी है। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह ने CBS न्यूज़ को बताया है कि ईरान मुमकिन तौर पर चंद माह में यूरेनियम की अफजूदगी दोबारा शुरू कर सकता है। क्या आप भी यही समझते हैं? टेक्नोलॉजी और साइंसी महारत को बमबारी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर हमारे पास ये इरादा मौजूद हो और ऐसा इरादा मौजूद है कि हम इस सनत में एक बार फिर तरक्की करें तो हम तेज़ी से नुकसानात की मरम्मत कर सकते हैं और जो वक्त ज़ाया हुआ है उसका अजाला कर सकते हैं। सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि अगर ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी दोबारा शुरू की तो वो आपके जौहरी मराकज़ पर एक और हमला करेंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या ये कानून के मुताबिक है? आप ही बताएं। हमने इस 12 रोज़ा मुसल्लत करदा जंग के दौरान ये दिखाया और साबित किया कि हम अपने दिफा की सलाहियत रखते हैं और अगर हम पर दोबारा कोई जारहियत मुसल्लत की गई तो हम दोबारा अपना दिफा ज़रूर करेंगे। इसी तरह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने भी कहा है कि यह बात वाज़ेह है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शदीद नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन वो मुकम्मल तबाह नहीं हुआ है और ईरान के पास सनती और तकनीकी सलाहियतें अभी भी मौजूद हैं, तो अगर वो चाहें तो इस अमल को दोबारा शुरू करने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका में बहुत कंफ्यूजन पाई जाती है और लोग वजाहत चाहते हैं। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ माह ही पीछे गया है और जैसे ही वो दोबारा इन तंसीबात को खोद कर वहाँ इलेक्ट्रिकल और वाटर सप्लाई बहाल करेंगे तो चंद माह में ये तंसीबात दोबारा काम करने लगेंगी। CIA और नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर्स के मुताबिक ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात को तबाह कर दिया गया है और उन्हें दोबारा तामीर करने में सालों लगेंगे। इसराइल कहता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कई साल पीछे चला गया है। इन तमाम बातों में से सच क्या है? आप इस पर क्या कहेंगे?
What's the truth here? What do you make of these assessments? तमाम बातें ही दुरुस्त हो सकती हैं, मगर इस बात का इन्हिसार इस बात पर है कि आप इसे किस मैट्रिक्स पर देख रहे हैं। अगर आप मुझे कहेंगी कि 3 से 4 माह लगेंगे, तो किस चीज में 3 से 4 माह लगेंगे? ईरान के पास कैपेसिटी अब भी मौजूद है। इनके पास कुछ माह में कुछ सेंट्रीफ्यूजेस भी आ सकते हैं और यूरेनियम की स्पिनिंग और एनरिचमेंट भी शुरू हो सकती है, या उससे कुछ कम भी हो सकता है। सच्चाई ये है कि कोई ये दावा नहीं कर सकता कि सब कुछ ही गायब हो गया है और वहाँ कुछ नहीं बचा। ये वाज़ेह है कि ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात को भारी नुकसान हुआ है, मगर वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई हैं। और दूसरी बात ये है कि ईरान के पास इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल सलाहियत मौजूद है, इसलिए अगर वो चाहेंगे तो दोबारा ये काम करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। बहरहाल अमेरिकी सदर ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात को तबाह करने का दावा मुसलसल कर रहे हैं, मगर आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स इसके बरक्स हैं। हालांकि खुद अमरीकी वजारत दिफा के इंटेलिजेंस इदारे की रिपोर्ट भी इब्तिदाई तौर पर सदर ट्रंप के दावे की तरदीद कर रही थी, जबकि वॉशिंगटन पोस्ट ने 4 अमरीकी हुक्काम का हवाला देते हुए दावा किया था कि अमरीकी हुक्काम ने आला ईरानी हुक्काम के खुफिया पैगाम इंटरसेप्ट किए हैं। और इस गुफ्तगू में ईरानी हुक्काम का कहना है कि अमरीकी हमला उनकी तवक्को से कम तबाहकुन साबित हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने सीनियर ईरानी हुक्काम के दरमियान होने वाली एक खुफिया गुफ्तगू रिकॉर्ड की है, जिसमें वो अमरीकी हमलों पर तबादला ख्याल कर रहे थे और कह रहे थे कि ये हमले उनकी तवक्को से कम तबाहकुन साबित हुए। ये बात अमरीकी हुकूमत के अंदर गर्दिश करने वाली खुफिया मालूमात से वाकिफ 4 अफराद ने बताई है। उनमें से कुछ अफराद ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि निजी नोयत की इस गुफ्तगू में ईरानी हुकाम ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि क्यों सदर ट्रंप की हिदायत पर किए गए ये हमले इतने वसी और तबाहकुन नहीं थे जितने उन्होंने सोचे थे। ये रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू अमरीकी सदर ट्रंप के बयानिए से मुख्तलिफ तस्वीर पेश करती है, क्योंकि सदर ट्रंप ने दावा किया था कि इस ऑपरेशन ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। ट्रंप इंतजामिया ने इस बात से इनकार नहीं किया कि यह गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई है, लेकिन ईरानी हुकाम के अंदाजों से सख्त इख्तलाफ करते हुए उनकी मालूमात को नाकाबिल एतमाद करार दिया, खासतौर पर उन 3 ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात के बारे में जो अमरीकी हमलों का निशाना बनी। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने इस पर कहा कि यह शर्मनाक है कि वॉशिंगटन पोस्ट ऐसी मालूमात शाया करके लोगों को जुर्म करने में मदद दे रहा है। ये तसव्वुर ही गलत है कि नामालूम ईरानी हुकाम को इल्म है कि सैकड़ों फीट मलबे के नीचे क्या हुआ। उनका एटमी हथियारों का प्रोग्राम खत्म हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक तज्जियाकार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अमेरिका ने ईरान पर जो हालिया हमले किए उनमें जबरदस्त फौजी ताकत इस्तेमाल की गई, जिनमें 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बॉम्ब्स और टोमाहॉक क्रूज मिसाइल शामिल थे। इन हमलों ने फुर्दो, नेतन्स और इस्फहान में वाक़े एटमी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचाया। ताहम तबाही की असल हद और ईरान को इन तंसीबात को दोबारा तामीर करने में कितना वक्त लगेगा, इस पर अभी भी शदीद बहस जारी है। खासतौर पर ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिनके मुताबिक ईरान ने हमले से पहले ही अपने आला सतह पर अफजोदा यूरेनियम के ज़खायर को मुंतकिल कर दिया था और धमाकों ने 2 तंसीबात के दाखिली रास्ते बंद कर दिए, लेकिन ज़ेर ज़मीन इमारतें मुकम्मल तौर पर नहीं गिरी। जब ट्रंप इंतजामिया के एक एहलकार से ईरानी हुकाम की रिकॉर्डशुदा गुफ्तगू के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईरानी गलत हैं, क्योंकि हम उनकी मेटल कन्वर्जन फैसिलिटी को तबाह कर चुके हैं। हमें मालूम है कि हमारे हथियार बिल्कुल उसी जगह जाकर लगे जहां हम चाहते थे और उनका असर भी वैसा ही हुआ जैसा हमने मंसूबा बनाया था। पिछले हफ्ते बंद कमरे में अमरीकी कांग्रेस को ब्रीफिंग देते हुए CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने अमरीकी कानून साजों को बताया कि ईरान की मेटल कन्वर्जन फैसिलिटी समेत कई अहम एटमी मराकज़ मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। एक अमरीकी एहलकार ने कहा कि यह फैसिलिटी जो एटमी बॉम्ब के धमाका खेज मरकज की तैयारी के लिए जरूरी है, इसे दोबारा बनाने में कई साल लग जाएंगे। CIA के सरबराह जॉन रेडक्लिफ ने यह भी कहा कि अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि ईरान का बेशतर अफजोदा यूरेनियम शायद इस्फहान और फुर्दो में दफन है। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि जब वॉशिंगटन पोस्ट ने अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर के दफ्तर से इस बारे में तबसरा तलब किया तो एक आला अमरीकी इंटेलिजेंस एहलकार ने जवाब देते हुए कहा कि महज एक पहलू पर मबनी सिग्नल्स इंटेलिजेंस यानी रिकॉर्डशुदा गुफ्तगू या पैगामात मुकम्मल इंटेलिजेंस तस्वीर की अक्कासी नहीं करते। उस एहलकार ने मजीद बताया कि नामालूम ईरानियों के दरमियान होने वाली सिर्फ एक फ़ोन कॉल को मुकम्मल इंटेलिजेंस तज्जिए के बराबर नहीं समझा जा सकता। एक इंटेलिजेंस तज्जिया कई ज़राए, शवाहिद और तरीक़ा कार पर मबनी होता है। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ सिग्नल्स इंटेलिजेंस जैसे कि फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस को बहुत ताकतवर हथियार समझती हैं और ये अक्सर सदर ट्रंप को दी जाने वाली रोज़ाना की इंटेलिजेंस ब्रीफिंग का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। तहाँ उनका एक महदूद पहलू भी है, क्योंकि ऐसी गुफ्तगू जो सिर्फ जुज़वी तौर पर सुनी जाए वो सियाक़ व सबाक़ से खाली हो सकती है, इसलिए उसे दुरुस्त
और मुकम्मल तस्वीर हासिल करने के लिए दीगर शवाहिद और ज़राए के साथ मिलाकर देखा जाना जरूरी होता है। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि कैपिटल हिल में ट्रंप इंतजामिया की हालिया खुफिया ब्रीफिंग्स के बाद भी अमरीकी कानून साजों के दरमियान ईरान पर किए गए हमलों की मौसरियत पर इख्तिलाफात बरकरार हैं। ब्रीफिंग के बाद डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस मर्फी ने सहाफ़ियों को बताया कि मैं ब्रीफिंग के बाद भी इस यकीन पर कायम हूँ कि हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया। उनके मुताबिक सदर ट्रंप ने जब कहा कि प्रोग्राम तबाह हो गया है तो वो जानबूझकर अमरीकी आवाम को गुमराह कर रहे थे। हकीकत यह है कि ईरान के पास अब भी अहम सलाहियतें और आलात मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आप इल्म को बमबारी से ख़त्म नहीं कर सकते, चाहे कितने ही साइंसदान मार दिए जाएं। ईरान में अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो सेंट्रीफ्यूजेस को चलाना जानते हैं। अगर उनके पास अफजुदा यूरेनियम मौजूद है और सेंट्रीफ्यूजेस इस्तेमाल करने की सलाहियत भी है तो आप प्रोग्राम को बरसों के बजाय सिर्फ महीनों के लिए पीछे धकेल रहे हैं। इसी तरह सदर ट्रंप के करीबी इत्तेहादी और साउथ कैरोलिना से रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि तबाही एक मुनासिब लफ्ज़ है इन हमलों की शिद्दत को बयान करने के लिए जिन्होंने ईरान के प्रोग्राम को कई साल पीछे धकेल दिया। लेकिन उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि ईरान की सलाहियतें दोबारा बहाल हो सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि असल सवाल यह है कि क्या हमने ईरान की एटमी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश को भी ख़त्म कर दिया है। मैं नहीं चाहता कि लोग ये समझें कि वो तनसीबात शदीद नुकसान का शिकार नहीं हुई, वो हुई, लेकिन साथ ही मैं ये भी नहीं चाहता कि लोग ये समझें कि मसला ख़त्म हो गया है, क्योंकि मसला अभी बाकी है। एक अमरीकी अहलकार जो कानून साजों के लिए दी गई बंद कमरा ब्रीफिंग से वाकिफ थे, उनके मुताबिक CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने यह भी बात वाज़ेह की कि अमरीकी हमले से पहले इसराइली अफवाज ने ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह कर दिया था और ये ख्याल कि ईरान आसानी से कुछ भी दोबारा तामीर कर सकता है बिल्कुल बेबुनियाद है। सदर ट्रंप के फौजी कार्रवाई के फैसले पर तनकीद करने वालों का कहना है कि उन्होंने सिफारती हल का मौका ज़ाया कर दिया, जो वाहिद रास्ता था जिसके जरिए ईरान के एटमी प्रोग्राम पर सख्त निगरानी और मुआयना मुमकिन हो सकता था। नक्कादों को खदशा है कि इस हमले के बाद ईरान तेज़ी से एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर सकता है ताकि मुस्तकबिल में अमरीका या इसराइल की जानिब से मुमकिन रिजीम चेंज की किसी भी कोशिश से बचाव के तौर पर खुद को महफूज कर सके। इस सारी सूरत हाल में 25 जून को अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि अगले हफ्ते अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत होनी है जिसमें किसी मुआहदे पर दस्तखत भी हो सकते हैं। ताहम ईरान ने ऐसी किसी भी बातचीत की तस्दीक नहीं की थी, जबकि अब अमेरिका के साथ मुमकिन बातचीत पर ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने कह दिया है कि अगर हमें दोबारा मुज़ाकरात में शामिल होना है तो सबसे पहले ये यकीन दहानी ज़रूरी है कि अमेरिका सिफारती अमल के दौरान हम पर दोबारा फौजी हमला नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने कहा था कि आपकी हुकूमत के साथ बातचीत इसी हफ्ते दोबारा शुरू हो सकती है। क्या ऐसा होगा? मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात इतनी जल्दी दोबारा शुरू होंगे। हमें दोबारा बातचीत में शामिल होने के लिए सबसे पहले ये यकीन दहानी हासिल करना होगी कि अमेरिका मुज़ाकरात के दौरान दोबारा हम पर फौजी हमले की तरफ नहीं लौटेगा। मेरी राय में इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें अभी कुछ और वक्त दरकार है। लेकिन इसके बावजूद बराह रास्त मुज़ाकरात के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए। हम कभी भी सिफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं करेंगे। ईरानी वजीर खारजा का यह बयान सामने आने से पहले कल अमरीकी सदर ट्रंप ने एक डेमोक्रेट सेनेटर को मुखातिब करते हुए अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि मैं ईरान को कुछ भी ऑफर नहीं कर रहा, जैसा कि ओबामा ने किया था। उन्होंने ईरान को जौहरी हथियार की राह हमवार करने वाले बेवकूफ़ाना मुआहदे के तहत अरबों डॉलर दे दिए थे। ना ही मैं उनसे कोई बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि हमने उनकी जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। अमेरिकी सदर ट्रंप का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते मुज़ाकरात के मुजव्वज़ा प्रपोजल्स के बारे में एक खबर सामने आई थी और इस हवाले से CNN ने लिखा था कि 4 ज़राए ने बताया है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान को 30 अरब डॉलर तक रसाई देने के इम्कानात पर गौर किया ताकि ईरान को एक सिविलियन एनर्जी के न्यूक्लियर प्रोग्राम की तामीर में मदद मिल सके। इसी तरह ईरान पर पाबंदियों में नरमी की जा सके और अरबों डॉलर्स के मुंजमद ईरानी फंड्स को गैर मुंजमद किया जा सके। और ये सब तेहरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की शिद्दत इख्तियार करती हुई कोशिशों का हिस्सा है। उन ज़राए के मुताबिक यहाँ तक कि अमेरिका और मशरिक़ वस्ता के अहम फरीक़ैन ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों में ईरान और इसराइल जंग के दौरान भी पसे पर्दा ईरानियों से बातचीत की और ये बातचीत सीज़ फायर डील के बाद भी जारी रही। CNN के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया के अहदेदारों ने जोर दिया कि इस हवाले से कई तजावीज़ ज़ेर गौर लाई गई हैं जो इब्तिदाई हैं और इवॉल्व हो रही हैं, मगर उनमें एक चीज़ तसलसल के साथ है और वो नॉन निगोशिएबल है और वो चीज़ ये है कि ईरान की यूरेनियम की अफजोदगी 0 होगी। तहम कम अज़ कम एक इब्तिदाई तजवीज़ जो 2 ज़राए ने CNN को बताई है उसमें ईरान के लिए कई मराहत शामिल हैं। CNN के मुताबिक कुछ तफसीलात 20 जून को व्हाइट हाउस में अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और खलीजी शराकतदारों के दरमियान कई घंटों पर मुश्तमिल खुफिया मीटिंग में तय पाई
और पेशरफ्त ईरान पर अमरीकी हमलों से एक दिन पहले हुई थी। CNN को ये तफसीलात उस मीटिंग से आगाह 2 ज़राए ने बताई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के अहदेदारों और इस तजवीज़ से वाकिफ ज़राए ने CNN को बताया कि ज़ेरे गौर शराइत जो पहले रिपोर्ट नहीं हुई, उनमें सिविलियन तवानाई के मकासद के लिए एक नए ईरानी गैर अफजोदगी के जौहरी प्रोग्राम पर अंदाजन 20 से 30 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करना शामिल है। एक ओहदेदार ने जोर देकर बताया कि यह रकम बराह रास्त अमेरिका से नहीं जाएगी, बल्कि अमेरिका की तरजीह होगी कि उसके अरब शराकतदार उसका खर्च उठाएं। CNN के मुताबिक ईरान के जौहरी तवानाई के मंसूबों में सरमायाकारी गुज़िश्ता महीनों में होने वाले मुज़ाकरात में भी ज़ेरे बहस आ चुकी है। ट्रंप इंतजामिया के एक ओहदेदार ने CNN को बताया कि अमेरिका इन मुज़ाकरात की क़यादत करने का ख्वाहिशमंद है और किसी को तो इस नए बनने वाले न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए अदायगी करनी होगी, लेकिन अमेरिका ये कमिटमेंट नहीं करेगा। CNN के मुताबिक दीगर मराहत में ईरान पर से कुछ पाबंदियों को हटाना और ईरान के गैर मुल्की बैंकों में मौजूद 6 अरब डॉलर तक रसाई देना शामिल है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। FBI ने गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में तकरीबन 2400 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। 26% की ग्रोथ है, मगर उसके बावजूद FBI बार बार डाउनवर्ड रिवाइज किया गया टारगेट पूरा नहीं कर सका। ओरिजिनल 12,900 अरब रुपए था, फिर 12,300 अरब रुपए हुआ, फिर 11,900 अरब रुपए हुआ, मगर FBI गुज़िश्ता माली साल में 11,700 अरब रुपए इकट्ठे कर सका है। FBI का दावा है कि नेगेटिव लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट के मुताबिक नहीं, इन्फ्लेशन टारगेट से कम रही, उसके बावजूद FBI ने अच्छा परफॉर्म किया है। इन्फोर्समेंट की मद में 8 गुना इजाफा किया गया, तकरीबन 865 अरब रुपए FBI की तरफ से इकट्ठे किए गए हैं। मगर सवाल उठ रहा है कि अगर टारगेट नहीं पूरा कर सका तो आइंदा किस तरीके से पूरा होगा, किस किस एरियाज में ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया जाएगा, इन्फोर्समेंट क्या उस हद तक होगी कि जो टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाया जाए। कुछ रिलीफ दे दिया गया जो कि बजट डॉक्यूमेंट में ओरिजिनली नहीं था। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ चेयरमैन FBI राशिद महमूद नगरियाल साहब मौजूद हैं। नगरियाल साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आपने बताया कि इन इकोनॉमिक कंडीशंस में FBI की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। आप हमारे साथ 3 हफ्ते पहले मौजूद थे और आपने कहा था कि 10.5% टैक्स टू GDP कर लेंगे। गुज़िश्ता बरस 8.8% था, मगर 10.2% आप कर पाए। IMF से 10.6% का प्रॉमिस किया था। तो एब्सोल्यूट नंबर्स में ओरिजिनल टारगेट से तकरीबन 1200 अरब रुपए कम और टैक्स टू GDP का टारगेट भी FBI नहीं मीट कर पाया। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आपकी कारकर्दगी अच्छी रही। देखिए, कारकर्दगी अच्छी ना रहने या रहने का फैसला तो खैर हम नहीं कर सकते। हम जो बात कर सकते हैं वो डेटा की है। इस साल जो हमारा टैक्स टू GDP रेशियो है, जो जिसमें हम बेसिकली देखते हैं, जैसे अभी आपने एक नंबर दिया है, तो वो FBI रेवेन्यू टू GDP रेशियो अगर हम देखें तो 10.2 के ऊपर है, जो पिछले साल 8.8 के ऊपर थे। और 8.8 से 10.2 का सफ़र का मतलब है कि 1.4 परसेंटेज पॉइंट का एक साल में इजाफा। आप देखें, ये जो जिस तरह आपने खुद कहा 2.4 ट्रिलियन एक्स्ट्रा आया है, लेकिन ये 2.4 ट्रिलियन किन हालात में एक्स्ट्रा आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बड़ा सा इशारा भी किया उसकी तरफ। ज़ाहिर है जब हाई इन्फ्लेशन रेट होता है तो हमारे लिए ईजी होता है वो करना। और अगर हाई इन्फ्लेशन रेट, मसलन अगर आप इस साल को पिछले साल से कंपेयर कर ले तो पिछले साल हमने 7.1 ट्रिलियन से 9.3 ट्रिलियन पे गए थे। इस दफ़ा हम 9.3 ट्रिलियन से 11.7 ट्रिलियन पे गए हैं। आप पिछले साल भी अगर आप उसको देखें तो रफली 2.2 ट्रिलियन का इजाफा था, इस दफ़ा 2.4 ट्रिलियन का इजाफा है। लेकिन पिछले साल जो सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से इजाफा था वो 1.9 ट्रिलियन था। अच्छा, अगर आप इस नंबर को देखें, ये मेरे पास पड़ा भी हुआ है, तो ये 1.9 ट्रिलियन का जो इजाफा है ये सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से था, और जो आपका इन्फोर्समेंट की वजह से था वो रफली 105 ट्रिलियन का इजाफा था। इस दफ़ा सिर्फ इन्फोर्समेंट की वजह से 865 बिलियन का है। 105 बिलियन का था पिछले साल, इस दफ़ा 865 बिलियन का है। आप ये देखें कि रफली अगर आप देखें तो 760 बिलियन जो है वो सिर्फ इन्फोर्समेंट की वजह से आया है, और इन्फ्लेशन की वजह से इस दफ़ा हमें बहुत कम फ़ायदा मिला। फ़ायदा तो खैर FBI को मिलता है, ओवरऑल गवर्नमेंट को तो फ़ायदा नहीं होता उसका, क्योंकि इन्फ्लेशन के ज़रिए जो टैक्स बढ़ता है उससे परचेजिंग पावर हुकूमत की नहीं बढ़ती। तो पिछले दफ़ा जहां इन्फ्लेशन की वजह से 1.9 ट्रिलियन था, इस दफ़ा 0.76 ट्रिलियन था। तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जिसे हम रियल रेवेन्यू कहें या ट्रू रेवेन्यू कहें या ट्रू परचेजिंग पावर कहें, उस सेंस में ये इस तरह का इजाफा पिछले कई सालों में देखने में नहीं आया।
और अगर आप इसको देखें टोटल नंबर पे, जब हम कहते हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो हुई है, बड़ी है, 10.2 पे गई है, तो आखिरी दफ़ा जो मैक्सिमम हम गए थे वो 2017-18 में गए थे एफबीआर रेवेन्यू का, दैट वाज 9.8। तो 9.8 तब था और पिछले साल 8.8 था, और बीच में ऐसे साल भी दे रहे हैं जैसे 2019-20 था, आपको पता है कोरोना का भी इशू था, तो हम 8.4 पे चले गए थे एफबीआर रेवेन्यू को देखे। तो मेरे ख्याल में ये 1.4 परसेंटेज पॉइंट का एक साल में एफबीआर के रेवेन्यू में इजाफा होना, मैं बिल्कुल आपकी बहुत दुरुस्त मानता हूँ कि अगर हम 10.5 या 10.4 पे जाते तो इससे भी अच्छी बात होती। हमारी कुछ रिकन्सिलेशन चल रही है, कुछ 30 बिलियन शायद और आ जाएगा, लेकिन वो स्टेट बैंक ने जमा कर लिया, लेकिन जैसे होता नहीं, बट दैट डजंट मैटर। एसेंशियली ये है कि ये फंडामेंटल शिफ्ट है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द टैक्स जीडीपी रेशियो में इतना इजाफा, बल्कि इस सेंस में भी कि उसकी क्वालिटी क्या है, क्या वो इन्फ्लेशन ड्रिवन है या इम्प्लीमेंटेशन ड्रिवन है। देखिए, टैक्स बढ़ाने के दो ही तरीके हैं ना, आप टैक्स रेट को बढ़ा लें या कंप्लायंस रेट को बढ़ा लें। ये जो मैं 760 बिलियन की बात कर रहा हूँ, ये प्योरली, विच इज़ मोर देन द प्रीवियस ईयर 760 बिलियन, वैसे 865 बिलियन है, ये प्योरली कंप्लायंस रेट बढ़ा के है। मैं इस पे भी सवाल करना चाहूंगा नगरियाल साहब कि आपने 760 अरब रुपए, गुज़िश्ता बरस कंप्लायंस 105 थी, इस दफा 865 है, 760 अरब का जो इजाफा है, क्योंकि ऐसा लग रहा था आपके जो गुज़िश्ता इंटरव्यूज को भी देखें, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को, कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उस पर आपका ज्यादा फोकस है कि वो सेल्स टैक्स की मद में चोरी करते हैं, कॉस्ट इन्फ्लेट करते हैं। आपने कुछ बेवरेजेस की भी मिसाल दी थी कि एक शुगर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, अगर एक ही किस्म की ड्रिंक बन रही है तो ये हो नहीं सकता। आपने कुछ सीमेंट कंपनीज की मिसाल दी थी कि कोल को तो कॉस्ट इन्फ्लेट करके किस तरीके से वो टैक्स बचाते हैं। तो ये जो इन्फोर्समेंट है, ये जो ऑलरेडी टैक्स पे करते हैं, जो कि टैक्स नेट में हैं, उन्हीं के ऊपर आपने इन्फोर्स किया, ये भी डाइवर्सिफाइड था कि जो है नहीं उनके ऊपर भी किया? दो तरह के काम हुए शाहजेब। एक तो लार्जली जहाँ पे टैक्स की अंडर रिपोर्टिंग थी, टैक्स की अंडर रिपोर्टिंग एक्चुअली नहीं होती, सेल्स टैक्स हमारा मेन एरिया है, तो उसमें प्रोडक्शन की अंडर रिपोर्टिंग होती है, और दूसरा प्राइस की अंडर रिपोर्टिंग होती है। मैं आपको सिर्फ दो सेक्टर की मिसाल देता हूँ, शुगर में और सीमेंट में, दोनों में इशू था। अब होता क्या था कि शुगर की रिपोर्टिंग वो खुद करते थे कि हमने कितने की चीनी बेची, हमने वो सिस्टम ही बदल दिया, ना उनके पास इख्तियार रहा है, ना अब एफबीआर के पास इख्तियार है। हम पीएसबी का जो डेटा है वो लेते हैं, जो वो वीकली कलेक्ट करते हैं, रिटेल प्राइस का अक्रॉस द कंट्री कलेक्ट होता है, आपको पता है, एक स्टैंडर्ड मेथड है उसके जरिए, और उसकी रिटेल प्राइस के साथ एक फार्मूला बना दिया है। अब शुगर की प्राइस, सेल प्राइस वही होगी जो उस फार्मूले के मुताबिक निकलेगी, और वो मैथमेटिकल फार्मूला है, और उसके ऊपर एग्रीमेंट है हमारा और इंडस्ट्री का। इसी तरह सीमेंट के साथ भी हमने फार्मूला बना दिया। जब सीमेंट में हमने पहली दफा 29 अप्रैल को ये फार्मूला ड्रिवन उसकी सेल प्राइस की, तो मैं मई का डेटा देख रहा था, पिछले साल का और इस साल का मई का, जो इसमें टैक्सेस कलेक्ट हुए सिर्फ सीमेंट सेक्टर में, वो कहीं 70% ज़्यादा हैं, कहीं 90% ज़्यादा हैं। इसी तरह शुगर सेक्टर का मैंने शायद एक दफ़ा पहले भी आपसे जिक्र किया था, कोई एनुअल इम्पैक्ट उसका 48 बिलियन का है। लेकिन साथ ही साथ अगर आपने देखा हो तो हमने थोड़ा सा काम, बहुत ज़्यादा नहीं किया, हमने पीओएस पे काम किया, और पीओएस जो पिछले साल रिटेल सेक्टर का इस वक्त पिछले साल 16% जो था वो पीओएस के ऊपर था। इस साल अगर आप देखें तो ये 20% उसके ऊपर है, पीओएस के ऊपर है। अब हमने पूरा रिटेल सेक्टर शायद कभी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि गांव में छोटे छोटे मोहल्लों में दुकानें हैं, वो शायद नहीं आएंगी, और वो वैसे भी बहुत गरीब लोगों की ग्रासरी शॉप्स उसको नहीं लाएंगे। लेकिन जो आपका हाई एंड और मिडल एंड रिटेल है वो आ जाना चाहिए। सो हमारा टारगेट ये है कि इस 20% को हम 30, 40, 50 और 60 की तरफ लेके जाएं। मे बी हम 60 के बजाय नहीं जाएंगे, लेकिन ये जब आता है, और आप ये देखें कि टोटल जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, आई कैन रीड दैट नंबर, पिछले साल 2.8 ट्रिलियन की जो सेल हुई है रिटेल में, वो पीओएस सिस्टम के ऊपर हुई है, 2.8 ट्रिलियन की। आप ये देखिए, दिस इज अ लार्ज नंबर इन एन इकोनॉमी साइज ऑफ 113 to 115 ट्रिलियन इन द टोटल। और आपको पता है कि ये रिटेल पे सिर्फ हो रहा है, ये होलसेल पे नहीं हो रहा, डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं हो रहा। तो जब हम कहते हैं 18-20% हमारे पास टोटल है रिटेल और होलसेल और डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये रफली रिटेल 12% के करीब बनता है, जिसके अंदर हम इसकी बात कर रहे हैं। और जब हम जो नंबर मैंने आपको बताया इसकी बात करते हैं, तो इसका मतलब है आपने
4% की 4/12 रफली उसको कवर कर लिया है रिटेल वाली साइड के, लेकिन इसलिए मज़ीद आगे जाना है। मैं शायद एक आध दफ़ा पहले भी की बात कर चुका हूँ, हम डिजिटल इन्वाइसिंग साथ कर रहे हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, यानी इंपोर्टर से आएगी और मैन्युफैक्चरर से आएगी टूवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटर और फिर रिटेल की तरफ जाएगी। एक तरफ ये जा रही है और दूसरी POS की बढ़ेगी। हमारी इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी बढ़ गई है। पिछले साल हमने जो रिफॉर्म पैकेज FBR के लिए अप्रूव किया था, मोबिलिटी, ऑफिसर्स की इंटेग्रिटी मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें इस साल से फुली इन फील्ड होंगी। हमारा ये ख्याल है कि अगले क्वार्टर्स में ये मजीद POS की जो रीच है ये बढ़ जाएगी। वैसे अगर तो आपने गुज़िश्ता बरस जब आप कहते हैं कि साइड पे चल रहे हैं, देखिए कि इन्फोर्समेंट ने ज्यादा किया, अब देखें एक जो एरिया है जिसमें आपने टारगेट से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया वो इनकम टैक्स की मद में है। 5,800 अरब रुपए आपने इकट्ठे किए जो टारगेट से भी 340 अरब रुपए ज्यादा हैं। सेल्स टैक्स आपने टारगेट से 1,000 अरब रुपए कम इकट्ठा किया। दीगर जो हेड्स हैं आपके उनमें भी आपने, चाहे फेडरल एक्साइज ड्यूटी हो, दीगर हेड्स हैं उसमें भी आप कस्टम ड्यूटी हो, आपने उनमें टारगेट से कम इकट्ठा किया। तो जो कॉर्पोरेट पर सुपर टैक्स लगाया हुआ है, जो पहले से टैक्स देते हैं, सैलरीड क्लास पर आपने बहुत, तो अभी भी जो टैक्स पहले से देते हैं उन्हीं से आपने ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। नहीं, वो ये बात दुरुस्त है कि जो वो वाइडनिंग जिसे हम टैक्स रेट के, मैंने आपको शायद एक आध दफ़ा पहले बात हुई थी, हमारा 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये है कि हमारे बहुत सारे लोग टैक्स नेट से बाहर हैं, लेकिन हमारा ब्रॉडनिंग के अलावा टैक्स डीपनिंग का भी इशू है कि जो लोग अंदर हैं वो मैसिवली अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं। वो जो मैसिव अंडर रिपोर्टिंग है उसको रोकने का कोई ऐसा नुस्खा नहीं है कि आप हथियार लेके उसके पीछे पड़ जाएं या क्रिमिनल प्रोसीडिंग करें। उसका यही तरीका है कि आप डिजिटल टूल्स के ज़रिए, वीडियो एनालिटिक्स के ज़रिए आप प्रोडक्शन मॉनिटरिंग करें और आप उनकी सेल प्राइस की, जिस तरह हमने ये 2 सेक्टर में किया और हमने आगे को 18 सेक्टर मजीद है जो आइडेंटिफाई किए हुए हैं और जिस पे काम चल रहा है। ये इंशाल्लाह 1 साल में वो जो बड़े सेक्टर्स हैं आपके इकोनॉमी के, ये सब प्रोडक्शन मॉनिटरिंग में भी आ जाएंगे और इनकी सेल प्राइस के लिए भी इंडिपेंडेंट मेथडोलॉजीज अडॉप्ट हो जाएंगी जो ऑब्जेक्टिव हो, जो रिलायबल हो और जो FBR के हाथों में मजीद डिस्क्रिप्शन ना दें और ना ही डिस्क्रिप्शन टैक्स पेयर के हाथ में दें। वैसे मगर गुज़िश्ता जब आप आए थे प्रोग्राम में तो एक चीज जो अच्छी लग रही थी बजट डॉक्यूमेंट में वो था कि जो नॉन फाइलर्स हैं या जो जिनकी डिक्लेयर्ड इनकम है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रैकडाउन किया जाएगा। मगर फिर जब आखिरी स्पीच की है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने तो वजीर आजम के कहने पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स और घर 5 करोड़ रुपए तक अगर जस्टिफाई नहीं करती उनकी इनकम तो सवाल नहीं होगा, 10 करोड़ रुपए तक कमर्शियल प्रॉपर्टी पर, 70 लाख रुपए तक की गाड़ी पर। दरअसल तो जो आपने आगे बढ़ना था कंप्लायंस में, ये आप कैसे आगे बढ़ेंगे जब 5 करोड़ 10 करोड़ से ऊपर की जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो कितने लोग होते हैं पाकिस्तान में? ये तो फिर आप एक स्टेप आगे लेके 2 स्टेप पीछे चले गए। शाहजेब, मेरा ख्याल है आपने बहुत पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशन दी है। और होता क्या है, बजट मेकिंग का क्या प्रोसेस है, आप एक बिल लेके जाते हैं असम्बली में और वो फिर स्टैंडिंग कमेटी में, आपके इल्म में होगा कि इस दफ़ा बजट मेकिंग प्रोसेस अंडर वेंट अ फंडामेंटल क्वालिटेटिव चेंज। द शिफ्ट वाज कि इससे पहले क्लास बाय क्लास रीडिंग नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में नहीं होती थी। ये पहली दफ़ा हुआ है और मेरा ख्याल है ये मुल्क के लिए और डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि जिस तरह बाकी अच्छी डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में होता है कि उनकी स्टैंडिंग कमेटी उसकी क्लास बाय क्लास रीडिंग करती है। माई सेल्फ, माई MOS एंड माई फाइनेंस मिनिस्टर, वी वर स्पेंडिंग रफली 7 hours a day before this standing committee with all kinds of questions coming up, जिसमें अपोजिशन के लोग भी थे, गवर्नमेंट के भी थे, कोलिशन के भी थे। आई मस्ट गिव फुल क्रेडिट टू दिस कमेटी कि जो हम उनके पास बिल लेके गए थे उन्होंने बहुत अर्क रेजी से उसके ऊपर सवाल किए, हमारे जवाब लिए, फिर उन जवाबों को एवेलुएट किया, काउंटर क्वेश्चन किए, सप्लीमेंट्री आंसर्स लिए। और मैं तो ऑनेस्टली हमारे लिए वो बहुत एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज थी, बट आई मस्ट गिव फुल क्रेडिट कि ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस का एक क्वालिटेटिव शिफ्ट आया और इससे बिल इंप्रूव हुआ है। इंप्रूव कैसे हुआ है? जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, इंप्रूव कैसे हुआ है? आपको आपके एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज थी, आप क्रेडिट दे रहे हैं तो बजट डॉक्यूमेंट डिस्क्रेडिट हो गया। 5 करोड़ रुपए तक की अब आप नहीं पूछेंगे सवाल, 10 करोड़ रुपए तक की कमर्शियल प्रॉपर्टी पे, तो इससे ऊपर कितने लोग होते हैं? देखिए
मैं समझ रहा हूं, जब हम बिल लेके गए थे तो हम वाकई नहीं चाह रहे थे कि इतनी हाई लिमिट हो, लेकिन जब कलेक्टिव विजडम उसमें ऑपरेटिव हुई, जिसमें कैबिनेट के कोलीग्स की भी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी थी और इस कमेटी की भी थी, वो ये थी कि आप पहली दफा प्रिंसिपल ऑफ एलिजिबिलिटी को स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो जब आप प्रिंसिपल ऑफ एलिजिबिलिटी को स्टैब्लिश कर रहे हैं तो इसको जरा जेनरस लिमिट के साथ शुरू करें। इससे पहले तो फाइलिंग और नॉन फाइलिंग का प्रिंसिपल था ना, इस दफा एलिजिबल और नॉट एलिजिबल का मसला आप देखें ना, किसी बंदे ने अगर कमर्शियल प्लाजा लेना है तो वो तो 10 करोड़ में नहीं आएगा ना। इस वक्त तो लोग कमर्शियल प्लाजा 1-1 अरब की प्रॉपर्टी खरीद रहे थे और उनकी पीछे कोई डिक्लेयर्ड इनकम नहीं थी। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि 90% ऑफ ट्रांजैक्शंस नाउ वुड रिमेन विद इन द एलिजिबिलिटी लिमिट जो हमने, लेकिन ये एलिजिबिलिटी लिमिट वक्त के साथ कैबिनेट को इख्तियार दे दिया लेजिस्लेचर ने कि वो इसे मॉडिफाई कर सकती है। हम एक दफा इस सिस्टम को स्टैब्लिश कर ले, इस प्रिंसिपल को स्टैब्लिश कर ले, तो मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता वो सफर भी चल जाएगा। जैसे आज आप सवाल कर रहे हैं, मगर चेयरमैन साहब इसमें सवाल इसलिए उठता है क्योंकि ये जो एरियाज हैं, नहीं मेरे साहब देखें, प्रॉपर्टी की जो बाइंग सेलिंग है इस पर कैबिनेट इंटरवीन भी कर देती है, आप लोगों को 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो टीचर्स के शोबे की तरफ जाते हैं, टीचिंग के शोबे की तरफ। उन्हें 25% रिबेट का कहा गया था जो मिलता था, वो आपने रिवर्स कर दिया कि जो टैक्स है वो सबकी बराबर देंगे। उस पर काबीना नहीं मानी आपकी बात, मगर ये प्रॉपर्टी के लिए 5 करोड़ और कमर्शियल के लिए 10 करोड़ के ऊपर मान गए कि जी ठीक है, अगर आप जस्टिफाई नहीं करते आपके अर्निंग्स के मीन्स। नहीं, मैं पहले तो आपने सवाल बिल्कुल ठीक किया है कि ये जो रिसर्चर और टीचर्स की रिबेट थी वो नहीं हुई। देखिए, इस पे तो पूरी गवर्नमेंट में इत्तेफाक था कि इनको रिबेट मिलनी चाहिए। जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसकी तीनों साइड्स पे, अपोजिशन, कोलिशन पार्टनर एंड द कैबिनेट के जो रिप्रेजेंटेशन थी, हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, सबका था। हमने इवन इन प्रोसीडिंग्स के दौरान भी फंड को लिखा। अब फंड का जो हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्सेशन रेट का प्रिंसिपल है वो इसके अगेंस्ट जाता है। प्रॉब्लम ये है, टैक्स रेट का उनका प्रिंसिपल ये है कि अगर एक आदमी किसी प्राइवेट सेक्टर में सुपरवाइजर है और उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया है वर्सेस कोई बंदा किसी हाई मॉडर्न बीकन हाउस में टीचर है और उसकी लाख रुपया है, तो दोनों का टैक्स रेट एक होना चाहिए। उनका हार्मोनाइजेशन का प्रिंसिपल है, दुनिया भर में इसे माना जाता है। मैं ज़ाती तौर पर और हमारे मिनिस्टर साहब, हम सब इसके हक में थे कि ये रिबेट बरकरार रहनी चाहिए। गो ये वो हार्मोनाइजेशन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाती है, लेकिन जब हमने फंड को इसके ऊपर लिखा कि उनका यही कहना था कि फेयरनेस ऑफ टैक्स सिस्टम के खिलाफ है, क्योंकि ये आप बंदे की टाइप से तय कर रहे हैं, उसकी इनकम की लेवल से तय नहीं कर रहे कि उसको कितना टैक्स देना पड़े। तो मेरा ये ख्याल है कि जब आपने नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी को इस हवाले से बताया और आपने कहा कि IMF को इस बात पर एतराज है, तो आपने साथ ये कहा कि अगर हुकूमत चाहे तो कुछ ना कुछ दे सकती है, यानी कि गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे दे बजट में अगर पॉसिबल है, जिसके ऊपर नफीसा शाह साहिबा ने भी कहा कि कोई स्पेशल अलाउंस दे दें टीचर्स को। मगर जो बिलाल अजहर कियानी साहब हैं, स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई फिस्कल स्पेस नहीं है हमारे पास। ये IMF किस किस्म का हमसे जिद करता है कि हम 5 करोड़ और 10 करोड़ रुपए वाली प्रॉपर्टी के लिए, तो उन्हें फेयरनेस नहीं नजर आती कि जी ठीक है हम नहीं सवाल पूछ रहे। उन्हें अगर वजीर आजम का दिल चाहे कि 6% सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में इजाफा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था वो 10% कर दें, IMF को कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि जी बजट आउट ना हो जाए। मगर ये टीचर्स के लिए, जो वैसे ही हमारे यहाँ बच्चे मुश्किल से नहीं अच्छा पढ़ते क्योंकि टीचर्स की भी क्वालिटी नहीं है अच्छी, उनके लिए IMF को प्रॉब्लम हो जाता है और उनके लिए एक फिस्कल स्पेस नहीं आता हुकूमत के पास। नहीं शाहिद साहब, मैं सच्ची बात आपको ये बताऊं कि देखिए, इस पे आर्गूमेंट्स तो सारे हम कर चुके हैं। आपने जो बातें की तकरीबन मैं उसमें से किसी से वो नहीं कर रहा, डिसएग्री नहीं कर रहा, सारे आर्गूमेंट्स तो टेबल पे आ गए। लेकिन बुनियादी बात ये है कि इवन तनख्वाहों के ऊपर जो ये प्रिंसिपल था उसे 6% से 10%, ये मुश्किल काम था। फंड ने इसे आसानी से नहीं, मुश्किल से माना। हमने देखे, फंड के साथ आप जब निगोशिएट करते हैं तो कई चीज़ें होती हैं जिसमें आप बात कर रहे होते हैं, और इस पर भी हमने बात की, इस पर नहीं वो माने। और उसकी वजह यह है कि ये एक सैलरी को बढ़ाना या कम बढ़ाना या ज्यादा बढ़ाना वो एक डिफरेंट बात है। वो तो बहस ये है कि क्या आपको कास्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से ये बनता है या नहीं बनता, और उस पर आप आर्गूमेंट दे सकते हैं। हर साल डिफरेंट आर्गूमेंट होंगे। जो हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्सेशन रेट का प्रिंसिपल है वो टोटली डिफरेंट है। आपने बाकी जगह भी देखा होगा, हमने हार्मोनाइजेशन की तरफ गए हैं।
जैसे आपके जो बैंक्स में आपको बैंक से प्रॉफिट आते थे उसका रेट कम होता था, उसको भी हमने बढ़ाया है। ऐसा नहीं कि सब जगह फुल हार्मोनाइजेशन अचीव हो गई है, लेकिन नहीं हुआ ना। जैसे आपने म्यूचुअल फंड्स पे देखिए ना, आपने जो म्यूचुअल फंड्स की फिक्स्ड इनकम है उस पर प्रॉफिट रेट पर टैक्स बढ़ा दिया, मगर जो इक्विटी इनकम है उस पर कम रखा ताकि इक्विटी की तरफ लोग जाएं। कुछ लोग अगर स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट ना भी करना चाहें तो उनके पास, तो यहां पे आईएमएफ को प्रॉब्लम नहीं है, मगर टीचर्स के ऊपर आईएमएफ को प्रॉब्लम है हार्मोनाइजेशन का। नहीं, उसकी वजह ये कि इसके नहीं शाहजेब, देखे आप थोड़ा सा अब देखें, पहली बात ये कि आई एम नॉट होल्डिंग अ ब्रीफ फॉर आईएमएफ, मैं तो एफबीआर के को ब्रीफ होल्ड कर रहा हूं, लेकिन मैं असल बात जो आपको बताना चाह रहा हूं, इसमें भी देखिए दो प्रिंसिपल है। वहां पे हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्स रेट का प्रिंसिपल है, यहां एक्टिव और पैसिव इनकम का प्रिंसिपल है। आप पैसिव इनकम का रेट कैसे वही रख सकते हैं जो एक्टिव। एक बंदे ने बिजनेस में लगाया, उसने रिस्क ज्यादा लिया, ही अर्न द मनी, और उसके ऊपर आप कहें जी कि कम रेट होगा, और जिसने कोई रिस्क नहीं लिया और वो दिन को गोल्फ खेलता रहा, आप उसे कहें कि उसका रेट कम होगा, ये मुनासिब नहीं है। देखिए, एक्टिव इनकम का मतलब यह है कि अगर वो बिजनेस में जाएगी, इक्विटी में जाएगी, तो वहां पे प्रोडक्टिव फंक्शन करेगी, वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, वो एक सोसाइटल गुड क्रिएट करेगी। जो आपकी पैसिव इनकम है वो सोसाइटल गुड डायरेक्टली क्रिएट नहीं करती। जो एक्टिव इनकम है विच इज इक्विटी वाली इन्वेस्टमेंट, दैट डज क्रिएट सोसाइटल गुड। तो दोनों को उस तरह हम शायद कंपेयर नहीं कर सकते। मेरे क्योंकि बहुत अच्छे टीचर स्कूल में कॉलेज में रहे, तो मैं पर्सनली इस वाले कंपैरिजन पे तो मैं टीचर को रिपोर्ट मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, इस वाले कंपैरिजन पे तो ये भी, इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है कि अच्छे टीचर्स हों और लोग इस तरफ आए। और मैं अगेन आपको ये कहते हुए कि आपने तो कहा था हुकूमत को कि आप किसी ना किसी तरीके से टीचर्स को फैसिलिटेट कर दे, बट गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है। शायद ये सवाल गवर्नमेंट के लिए भी बनता है। आप एफबीआर हैं, आप रेवेन्यू साइड पर हैं, आपको आईएमएफ ने कहा था कि इसको लाइज कर दे, मगर क्योंकि मैं फिर वो 5 और 10 करोड़ वाले पे जाते हुए, क्योंकि आपने ही कहा था कि अगर कोई एक दफा प्रॉपर्टी खरीद ले तो उसके बाद हमारे पास कैपेसिटी इतनी कम है कि हमारा जो सक्सेस रेट है कि वो 3.7% है कि हम लोगों से पूछ सके कि आपके पास ये पैसे आए कहां से थे। उसमें भी हुकूमत ने 5 से 10 करोड़ रुपए, 5 करोड़ फॉर रेजिडेंशियल, 10 करोड़ रुपए फॉर कमर्शियल कर दिए। तो आपका काम मुश्किल किया ना गवर्नमेंट ने, आसान किया? नहीं, मैं बिल्कुल आपसे से एग्री करता हूं, ये बिल्कुल दुरुस्त आपका एनालिसिस है। हम अभी भी एनालिसिस यही है। बात ये है कि सीक्वेंसिंग का इशू है और ग्रेजुअल इंप्लीमेंटेशन का। सो मेरा व्यू ये था और एफबीआर का व्यू ये था कि इसे ज्यादा अग्रेसिव इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन जब कलेक्टिव विजडम उसमें आई तो कलेक्टिव विजडम ये थी कि नहीं, इंप्लीमेंटेशन को ज्यादा ग्रेजुअली करना चाहिए। आई थिंक हम सब प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन कलेक्टिव विजडम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जहां पे और लोगों की बात भी सुनी जा रही हो, सिर्फ यहां चेंजेस नहीं हुई। आपने देखा होगा कि हम जो बिल लेके गए थे उसमें बहुत जगह चेंजेस आई हैं। रफली 50 to 60% ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेनेट कमेटी एंड द नेशनल असेंबलीज स्टैंडिंग कमेटी वर एक्चुअली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बिल। एंड आई थिंक ये प्रोसेस की क्वालिटी है। मे बी दिस नॉट द बेस्ट डिसीजन, कोई ऑप्टिमल डिसीजन होता नहीं है। फिस्कल पॉलिसी मेकिंग ग्रे एरिया में ऑपरेट करती है, ब्लैक व्हाइट साइंटिफिक फैक्ट्स की तरह नहीं होती। तो मेरे हिसाब से अगर ये, लेकिन क्योंकि क्वालिटी ऑफ प्रोसेस इंप्रूव हुई है तो इस साल भी इंप्रूवमेंट हुई है बिल में, अगले सालों में हम देखेंगे और इंप्रूवमेंट होगी। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अब नाउ विद 11.7 ट्रिलियन आपने अचीव किया, अगला साल है 14.1 ट्रिलियन का, यानी कि आपने इस साल 2400 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठे किए, और इस माली साल में जो आज से शुरू हो गया 1 जुलाई से, उसमें आपको फिर 2400 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठे करने हैं। पिछले साल 1300 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए थे, मगर इस साल आपने 462 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए हैं। तो कैसे 2400 अरब रुपए इकट्ठे कर पाएंगे अगर आपने टैक्स भी पिछले साल के मुकाबले में? जी शाहजेब, मैंने उसका एनालिसिस किया है। पिछले साल बिल्कुल 1300 अरब के जिसका इजाफी टैक्स आ रहे थे, उसमें से कुछ टैक्सेस ऐसे जिन्होंने ऑपरेटिव ही करंट ईयर में होना है, वो पिछले साल थे नहीं। जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न आपकी सितंबर में होती है, तो हमें जो एक्चुअली पैसे आए टैक्सेशन मेजर से वो 805 बिलियन आए इस साल। और आप ये देखिए कि कोई 766 हमें इन्फ्लेशन से आए, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत गिर गई थी। आपका टोटल इन्फ्लेशन और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ मिला के 766 बिलियन आए।
और 865 इन्फोर्समेंट से आए। और आप ये याद रखिए कि इन्फोर्समेंट या कंप्लायंस रेट, इसमें ये हमारा पहला साल था रिफॉर्म्स का एफबीआर में, और उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके रिजल्ट्स पहले साल में आने थे, ज़्यादा अगले साल में आने थे। मैं ये नहीं कह रहा कि अगले साल का टारगेट चैलेंजिंग नहीं है, बिल्कुल चैलेंजिंग है। ऑटोनोमस ग्रोथ की उसमें हमारी जो है एजम्पशन वो 11 या 12% की है, क्योंकि एक लो इन्फ्लेशन ईयर आया है, तो ख्याल ये है कि इतना लो इन्फ्लेशन ईयर अगला साल नहीं होगा, तो ये 11-11.5% के ऊपर कैलकुलेटेड है। इफ दैट assumption holds, now that's a big if that I'm putting here, if that assumption holds, तो ये टारगेट रियलिस्टिक है, आसान नहीं है मगर रियलिस्टिक है। लेकिन अगर इफ दैट assumption does not hold 11.5-12% की ऑटोनोमस ग्रोथ की, जिसमें इन्फ्लेशन का एक बड़ा हिस्सा होता है, तो देन आई वुड एग्री कि ये टारगेट रियलिस्टिक से ज्यादा चैलेंजिंग बन जाएगा। मतलब उस assumption के ऊपर जो सवाल उठता है वो जून के नंबर से उठता है। जून का आपका टारगेट था 1.67 ट्रिलियन, 1.67 ट्रिलियन का, मगर आपने हासिल किया 1.49 ट्रिलियन। अब जून वो महीना है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में तो वैसे ही 2.6% की ग्रोथ हासिल करने के लिए लास्ट क्वार्टर में कोई 5% से ऊपर की तरक्की हमने करनी है, तो लास्ट क्वार्टर में तो आपको ज्यादा सपोर्ट मिलनी चाहिए थी जीडीपी से, और आपको अपना जून का टारगेट अचीव करना चाहिए था। अगर जून का टारगेट नहीं अचीव हुआ तो आगे कैसे आप अचीव कर पाएंगे? नहीं, देखें पिछले जून में अगर आप देखें ना, पिछले जून में मैं अभी एक्चुअली नंबर ही देख रहा हूं आसानी के लिए, हमने 1190 बिलियन कलेक्ट किए थे, और इस दफा जो जून में हमारा वो जो नेट का नंबर है वो 1502 है, विच इज मच हायर देन द लास्ट जून। तो ये ऐसे है कि जिस तरह हमने जुलाई में पिछले में जो नंबर, तो पिछले जुलाई से कंपेयर होगा ना, तो जून ने जुलाई से नहीं होना, तो पिछले जुलाई से हम ये ज्यूम करते हैं कि हम 20, ये टोटल देखें 19 to 20% इंक्रीज बनती है। इस साल हमने 26% इंक्रीज अचीव की, अगले साल हम 19-20% रख रहे हैं। हुकूमत ने आसान टारगेट नहीं दिया एफबीआर को, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये पिछले साल का जो 40% इंक्रीज का टारगेट था उससे कहीं ज्यादा रियलिस्टिक है, और शायद इस दफा उस तरह की डाउनवर्ड रिवीजन की जरूरत ना पड़े जिस तरह पिछले साल पड़ी थी, और उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। साहब, मगर जो जून के नंबर्स हैं इसमें क्या ये बात ठीक है कि आप लोगों ने रिफंड्स रोके थोड़ा सा इन्फ्लेटेड टारगेट दिखाने के लिए, एडवांस मांगा और कहा कि जो विदहोल्डिंग टैक्स एग्जेम्पशन है उसका सर्टिफिकेट उस वक्त मिलेगा जब एडवांस जमा कराओ, जिसकी वजह से ऑलरेडी टारगेट से कम अचीव किया, मगर इसमें भी आपने रिफंड्स रोके और एडवांसेस लिए? शाहजेब, हर साल ये गुफ्तगू होती है जून में, और हर साल जून में भी होती है, दिसंबर में भी होती है। हर साल अगर सोचे कि लोग एडवांस ही टैक्स देते थे तो इवेंचुअली वो खत्म हो जाते हैं ना, वो उसने किसी दिन तो एडजस्ट होना है ना। ये मैं 15 साल से एडवांसेस वाली बात सुन रहा हूं, तो ये एडवांसेस इवेंचुअली तो फिर कम्युलेट हो जाने चाहिए थे। तो एक लिमिट होती है जिस हद तक कुछ कंपनीज जो हैं वो अपनी एडवांसेस बिल्कुल देती है, ये बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं देती हैं, लेकिन ये नॉर्मल नंबर है। ये जो बात है कि रिफंड कम इशू है, दुरुस्त नहीं। आप साल पूरे का नंबर देख ले कि पिछले साल रिफंड कितने इशू हुए थे, इस साल कितने हुए, तो ये टाइमिंग का डिफरेंस है, और इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है। और वो आपको पता है जुलाई अगस्त सितंबर के हमारे टारगेट्स उस तरह नहीं होते। हर साल जून में हम ज्यादा पैसे कलेक्ट करते हैं, टारगेट का भी इशू है लेकिन एक्सपेंडिचर का भी इशू है। आप देखिए बहुत सारी कंपनीज ने अपने फंड्स क्लोज करने, मसलन कल जब मैंने क्लोज कर लिया इसको, और आज मैं रिपोर्ट भी कर चुका हूं इन नंबर को 11.74 ट्रिलियन को, तो मुझे स्टेट बैंक ने कहा कि उनके पास आज मुझे उनका फोन आया कि आपका सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन हमारे पास कल से आपके 32 बिलियन पड़े हुए हैं, तो वो हम रिमिट करना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें कहा क्यों, ये आपको क्यों लगता है कि ये कहां से आए हैं? जो उन्होंने कहा कि ये लेट आते हैं, हमारी रिकनसाइल होते थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत सारे लोग अपना फाइनेंशियल क्लोजर कर रहे होते हैं, तो वो जून में पैसे वाकई ज्यादा देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जून तो जून ही कंपैरिजन मुनासिब होगा, जुलाई टू जुलाई ही कंपैरिजन मुनासिब होगा। तो अब आप जुलाई का जब टारगेट आपके सामने आएगा तो ये पिछले साल के टारगेट से 18-19% ही ज्यादा होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। सब एक चीज जिसकी आप बार बार कमिटमेंट कर रहे हैं, आपने उसमें भी कहा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि आपका काम है कि जो लैक ऑफ ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है अवाम का एफबीआर के साथ, उसे कम करना है। आपने बताया कि क्या रिफॉर्म्स आप कर रहे हैं, एम्प्लॉइज के हवाले से प्रमोशंस नहीं दे रहे हैं उन लोगों को जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, जिन पर करप्शन के इल्जाम थे, रेपुटेशन ठीक नहीं थी। बट जो नए अख्तियारात हैं, आपने ये भी कहा कि गिरफ्तारी के अख्तियारात दुनिया भर में होते हैं, जो टैक्स उनका इदारा होता है, मगर पाकिस्तान की हिस्ट्री ऐसी है जिसमें ज़ाहिर एफबीआर पर खुद पर बड़े इल्जामात लगते हैं, रिश्वत के भी लगते हैं, इसके अलावा लोगों को हरास
हरास करने के भी लगते हैं। और पाकिस्तान की अपनी हिस्ट्री ये है कि अगर नैब का काम था करप्शन रोकना, उसके पास इख्तियारात आए तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पर इस्तेमाल होने लगा, सबसे करप्ट इदारे के तौर पर नैब सामने आया। तो ये इख्तियारात कहीं इसी मद में तो नहीं इस्तेमाल होंगे पाकिस्तान की अपनी हिस्ट्री को देखते हुए? शाहज़ैब, आई एम एक्चुअली वेरी थैंकफुल टू यू, ग्रेटफुल टू यू कि आपने ये सवाल पूछा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, क्रिमिनल पावर किसी ऐसे अदारे को देना जिसके अंदर सब कल्चर अच्छा ना हो, ये एक बड़ा हाई रिस्क है। और जब हम ये सारी ड्राफ्टिंग कर रहे थे तो हमारे ज़हन में यही मकसद था। जो करंट इख्तियार था वो ACDC के पास था। हमने उसके ऊपर एक सेफ गार्ड डेवलप किया, कि वो कमिश्नर से अप्रूवल लेगा। लेकिन जब हम कमेटी में गए तो कमेटी, मैं इसीलिए कहता हूं कलेक्टिव विजडम ऑलवेज गिव्स यू बेनिफिट। उन्होंने कहा नहीं, मजीद सेफ गार्ड डेवलप करने, एंड वी इमीडिएटली एग्री टू दैट, क्योंकि हम इस प्रिंसिपल से एग्री करते हैं इस प्रिंसिपल से कि जितने सेफ गार्ड हो उतना अच्छा है। हमने 4 सेफ गार्ड डेवलप किए। एक तो ये किया कि टैक्स फ्रॉड की जो ऑफेंसेस डिफाइंड थे उनमें से सवाए वो जिसमें टेम्परिंग और फोर्जरी हो, और उसके अलावा भी टैक्स फ्रॉड की किस्में होती हैं, सवाए वो जिसमें टेम्परिंग या फोर्जरी हो, बाकी सबको हमने नॉन कॉग कर दिया। यानी आप अदालत से तो जाके उसके खिलाफ वारंट ले सकते हैं, लेकिन आप एग्जेक्टिव साइड पे कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, हमने उसके ऊपर लिमिट लगा दी, एक माली लिमिट लगा ली। तीसरा, हमने कहा कि सिर्फ 3 सिचुएशंस होंगी जिसमें यह ऑपरेटिव होगा। बंदे के भाग जाने का खतरा हो, एविडेंस की टेम्परिंग का खतरा हो, या 3 दफा ड्यूली सर्व्ड नोटिस के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन न करे। फिर चौथी शर्त लगाई, हमने कहा ना ये इख्तियार AC के पास होगा, ना DC, ना कमिश्नर या चीफ कमिश्नर के पास। ये सारे लोग केस बना के एक 3 मेंबर कमेटी को भेजेंगे जो बोर्ड के मेंबर्स पे मुश्तमिल होगी, वेरी सीनियर ऑफिसर्स, और वो एक रीजन आर्डर लिखेंगे कि व्हाई दे आर सेटिस्फाइड दैट इट इज इंपॉर्टेंट कि यहां टेम्परिंग की नेचर ऐसी है या फोर्जरी की नेचर ऐसी है या एक्यूज के भाग जाने का खतरा इतना हाई है। वो एक रीजन आर्डर होगा। मेरा ख्याल है सफिशिएंट सेफगार्ड हैड बीन डेवलप्ड। इसके अंदर अब मेरी ख्वाहिश, देखिए मैं एज ए सिटीजन भी सोचता हूं, मैंने हमेशा FBR में नहीं रहना, मैं तो साल भी नहीं हुआ यहां आए हुए, मैंने कल इसे फेस भी करना है। तो जो गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ लॉ है वो यही है कि आप जब लॉ मेकिंग की ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो आप अपने आपको दूसरी साइड से देखो। मैं जाती तौर पर आपको समझता हूं, मैं दूसरी साइड से बैठ के देख रहा था कि ये कहीं यूज ना हो। हमने एक और इसमें इस दफा एडिशनैलिटी की है। ट्रेडिशनली जब ये सेल्स टैक्स लॉ में ये ड्रेस वगैरह की पावर आई थी तो इसके अंदर ये डेफिनेशन नहीं थी ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होगी। सो मेनी कोर्ट्स हैव रेड कि ये टैक्स रिकवरी इसका पर्पस है। इसका बिल्कुल पर्पस टैक्स रिकवरी नहीं है। हमने साफ एक क्लास डाल दी है कि इसका सिर्फ पर्पस जो है वो डिटरेंस क्रिएट करना है और फ्रॉड को रोकना है। इसका मकसद टैक्स रिकवरी या टैक्स को बढ़ाना नहीं है, सिर्फ उन चीजों को डिटर करना है जिनकी वजह से फ्रॉड हो रहा है। जिसका मतलब क्या हुआ कि आप इसे एक्सटेंसिवली यूज नहीं करेंगे, इट वुड बी रेयरली यूज्ड। और हम इंटरनल SOPs बना रहे हैं और मैंने अपने अफसरों को आज भी मीटिंग की, मैंने उन्हें कहा जी मुझे अगर इसके ऊपर कोई आता है, कोई किसी टैक्स पेयर को तंग किया जाता है तो ये बिल्कुल कोई टॉलरेंस नहीं है उसके, इसके लिए मेरा बिल्कुल, मैंने आज सुबह भी कहा, जब तक ट्रस्ट का डेफिसिट ब्रिज नहीं होता बिटवीन अ टैक्स अथॉरिटी एंड द टैक्स पेयर तो ये मामला आगे नहीं चल सकता। आप ये देखेंगे कि इस साल इंशाल्लाह एक वाज़े तौर पर आपको चेंज नजर आएगी टैक्स कल्चर में कि लोगों का जो मोड है। मैंने आज उनसे 3 बातें की। आज मैंने आई वाज एड्रेसिंग ऑल द ऑफिसर्स, मैंने उन्हें कहा जी पहली बात यह है कि आपका काम टैक्स ज्यादा लेना नहीं है, दुरुस्त टैक्स लेना है। ज्यादा करना आपका काम नहीं है। जितना टैक्स जिसका ड्यू है ना उससे कम लेना है ना उससे ज्यादा लेना है। और दूसरा, आपके जिम्मे ये काम नहीं है कि आप ये साबित करते रहें कि जो बंदा कोई किसी बंदे ने टैक्स नहीं दिया, कम दिया, अवॉइडेंस की, इसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं। अनटिल समबडी डज एन एक्टिव टैक्स फ्रॉड। एक्टिव टैक्स फ्रॉड से मुराद है कि उसने फोर्जरी की, टेम्परिंग की, इसके अलावा नहीं है, बाकी सब में तो आपने इसमें नहीं जाना। तीसरा मेरा जो उनको मैसेज था वो ये था कि FBR शुड बी सीन एज अ कंपैशनेट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट एज एन एक्सट्रैक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे लिए भी ये चैलेंज है, मेरी सीनियर लीडरशिप जो FBR है उसके लिए भी चैलेंज है कि हम इस इमेज को
फ्रॉम एन एक्सट्रैक्टिव ऑर्गेनाइजेशन टू अ कंपैशनेट ऑर्गेनाइजेशन कैसे बदलते हैं। हमने टैक्स के अहदाफ भी हासिल करने हैं और इस इमेज को भी चेंज करना है। आई एम श्योर इट विल टेक टाइम, इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी, बट वी आर ऑल कमिटेड टू वर्क ऑन इट। और हमने दूसरी साइड पे ये कहा है कि जिस अफसर के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत आएगी कि उसने एक्सेस की है तो उसके खिलाफ फौरन एक्शन। ऑलरेडी आपको पता है हम इंटेग्रिटी के हवाले से दूसरी चीजों पे काम कर रहे हैं, बट मेन मैसेज गवर्नमेंट का भी और एफबीआर का भी ये है कि किसी किस्म की हम ज्यादती नहीं होने देंगे। जहां ज्यादती की शिकायत होगी सख्त तरीन प्रोपोर्शनेट एक्शन नहीं होगा, मोर देन प्रोपोर्शनेट एक्शन होगा उन ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स के खिलाफ जो टैक्स पेयर के साथ ज्यादती करेंगे। बहुत शुक्रिया चेयरमैन एफबीआर का इंटरव्यू था। एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। मुल्क की आला अदलिया के हवाले से आज अहम खबरें सामने आई हैं। पंजाब के अलावा तीनों सूबों और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री की मंजूरी दे दी गई है। और इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस नामजद हो गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले से मौजूद सीनियर तरीन जजेस इस ओहदे से महरूम हो गए और हतमी तौर पर सीनियरिटी में भी पीछे चले गए। चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सदारत में आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें सिंध, पेशावर, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए हर हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर किया गया। इजलास में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस जुनैद गफ्फार, जस्टिस जफर राजपूत और जस्टिस इकबाल कलोड़ो के नाम पर गौर हुआ, जबकि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस अतीक शाह, जस्टिस अरशद अली, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जस्टिस रोजी खान, जस्टिस कामरान मुल्ला खेल, जस्टिस इकबाल कासी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नामों पर गौर किया गया। जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस जुनैद गफ्फार, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस अतीक शाह, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जस्टिस रोजी खान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस सरफराज डोगर के नामों की मंजूरी दे दी है। जुडिशल कमीशन के 13 मुस्तकिल अराकीन हैं, ताहम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए कमीशन के अराकीन की तादाद सूबाई नुमाइंदों समेत 16 हो जाती है, जिनमें से कम 9 अराकीन की अक्सरियत से चीफ जस्टिस का तकर्रुर हुआ। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, अटॉर्नी जनरल, 2 हुकूमती अराकीन और 2 अपोजिशन अराकीन शामिल हुए, जबकि जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार की नुमाइंदगी हसन बून ने की और स्पीकर कौमी असम्बली की नामजद रुकन रोशन खुर्शीद भरोचा भी शरीक हुई। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरीम नवाज के ज़राए के मुताबिक 16 रुकनी जुडिशल कमीशन में जस्टिस सरफराज डोगर के हक में 9 वोट आए। जुडिशल कमीशन के 2 अराकीन ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हक में वोट दिया, 4 अराकीन ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने किसी के हक में वोट नहीं दिया। सिंध, पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जस्टिस सरफराज डोगर 13 फरवरी से कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बने हैं, उस वक्त से उनका साथी जजेस के साथ एक के बाद एक तनाज़ा सामने आता रहा। मुख्तलिफ बेंचेस के दरमियान केसेस की मुंतकली एक बड़ा मसला बनी रही। खुद हाई कोर्ट के जजेस कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवालात उठाते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुल्क की 3 दीगर हाई कोर्ट से जजेस का तबादला और नई सीनियरिटी लिस्ट तनाज़े का सबब बनी हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का 31 जनवरी को चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम खत सामने आया था, जिसमें तबादले की खबरों पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे आइन के साथ फ्रॉड करार दिया गया था और मुतालबा किया गया था कि अगर जजेस का तबादला किया भी जाए तो उन्हें नया हल्फ दिलवाया जाए और सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रखा जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मौजूदा 3 सीनियर जजेस में से ही बनाया जाए। लेकिन 1 फरवरी 2025 को हफ्ते के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला हो गया था, जिससे हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर तरीन जज बन गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में न सिर्फ शामिल हो गए, बल्कि सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को पीछे छोड़कर चीफ जस्टिस की दौड़ में सबसे आगे आ गए। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सूबरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तबादला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया। उसी दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अदालत की 2 अहम कमेटियों की तश्कील 9 करके पुराने तमाम जजेस को नज़रअंदाज करके नए जजेस को उन कमेटियों में शामिल कर लिया। इसके बावजूद
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठाया और सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को भिजवाई, जबकि चीफ जस्टिस याया अफरीदी को भी इसकी कॉपी भिजवाई गई, जिसमें जराये के मुताबिक ये भी कहा गया कि सीनियरिटी का मसला हल होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर कर दिया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीम अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन के सरबरा जस्टिस याया अफरीदी के नाम खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों के लिए 10 फरवरी को बुलाया गया जुडिशल कमीशन का इजलास उस वक्त तक मौखर करने का मुतालबा कर दिया जब तक के 26वीं आईनी तरमीम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का फैसला नहीं हो जाता। लेकिन इसके बावजूद 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए इजलास हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीम अख्तर और अपोजिशन के अरकान बैरिस्टर गौहर खान और अली जफर ने जुडिशल कमीशन के इजलास का बॉयकॉट कर दिया। लेकिन फिर भी जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया और फिर लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया, जिन्होंने ओहदा संभालने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मजीद इंतजामी कमेटियों में भी जूनियर और ट्रांसफर होकर आने वाले जजेस को शामिल कर लिया और सीनियर जजेस इंतजामी मामला से बाहर हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी तैनाती से पहले नई सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशंस मुस्तरद कर दी थी और वो रिप्रेजेंटेशंस मुस्तरद होने के बाद 20 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी थी, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई सीनियरिटी लिस्ट पर एतराज़ उठाते हुए इस्तदा की गई थी कि लाहौर हाई कोर्ट से तबादला होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर चीफ जस्टिस काम से रोका जाए। मगर 19 जून को सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला आईनी और कानूनी करार देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से दायर करदा दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने 3-2 के तनासुब से जारी करदा मुख्तसर फैसले में कहा कि जजेस का तबादला गैर आईनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने अक्सरियती फैसले में कहा था कि सदर पाकिस्तान को आर्टिकल 200 के तहत हाई कोर्ट के जज को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुंतकिल करने का इख्तियार हासिल है। इसके बाद 28 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्हीं 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। मगर उसके अगले ही दिन यानी 29 जून को सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज करार दे दिया और जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर 2 जजेस का तबादला भी मुस्तकिल करार दे दिया और फिर उसके फौरन बाद ही जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया, जिसने दीगर 3 हाई कोर्ट के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस का भी फैसला कर दिया है। मुल्क में आला अदलिया के हवाले से बड़ी तब्दीलियों का अमल रवा साल के आगाज से ही जारी है। हुकूमत पर कोर्ट पैकिंग का इल्ज़ाम लगता रहा, अपोजिशन तनकीद करती रही, जजेस एहतजाज करते रहे, मगर अदलिया तकसीम नजर आई। बुकला सड़कों पर आने का इंदिया देते रहे, मगर वो भी तकसीम होते चले गए और हुकूमत अपने मंसूबों को तेज़ी से आगे बढ़ाती चली गई। पहले 26वीं आईनी तरमीम आई, फिर आला अदलिया में जजेस की तैनातियों का अमल शुरू हुआ, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला हो गया, जिससे हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर तरीन जज बन गए और अब बिलाखिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस बन गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही वो आला अदालती फोरम है जहां साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तमाम अपीलों का फैसला होना है और तहरीक इंसाफ जस्टिस सरफराज डोगर पर मुसलसल अदम एतमाद का इजहार भी करती रही है। मगर इसके बावजूद बज़ाहिर सियासी और अदालती मुआज पर उसके खिलाफ घेरा तंग होता नजर आ रहा है। 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में अपना ही फैसला कलअदम करार देते हुए तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। अब ये मखसूस नशिस्तें नून लीग पीपल्स पार्टी JUI और दीगर जमातों को मिलेंगी, जिसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद को पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत मिलने का इम्कान पैदा हो गया है। आज अलीमा खान ने इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद कहा कि इमरान खान को आइसोलेट करके माइनस किया जा रहा है। इमरान खान ने पार्टी को 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू करने की हिदायत कर दी। उनके केसेस हैंडल करते हैं, इनको किसी को इजाज़त नहीं मिली अंदर जाने की। आप अगर समझते हैं कि इमरान खान आइसोलेट नहीं हुए, इमरान खान को माइनस करने की एफर्ट नहीं हो रही है, तो यही है जिसको हम कहते हैं कि ये माइनस किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि 26वीं तरमीम की वजह से उसके नताइज अब जाहिर होना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस गुलामी के निज़ाम से बेहतर है कि आप फौरन 10 मुहर्रम के बाद अपनी पार्टी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दिया है कि आप तहरीक शुरू कर दें इस गुलामी के निज़ाम के खिलाफ। को लीड कौन करेगा मैडम? उनकी पार्टी करेंगी। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए इंस्ट्रक्शन भेज दिया जो सलमान राजा साहब को उनको बता दिया। इसके साथ साथ इमरान खान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, क्योंकि सियासी हुकूमत तो कठपुतली है। मगर आज पंजाब में कैद PTI रहनुमाओं मियां महमूदुर रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा के दस्तखतों से जारी
एक प्रेस रिलीज सामने आई है जिसमें कहा गया है कि मुल्क की तारीख के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। मुज़ाकरात हर सतह पर होने ज़रूरी हैं, सियासी सतह पर भी और मुक़द्दरा की सतह पर भी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। आगाज़ के तौर पर सियासी सतह पर मुज़ाकरात किए जाएँ और तहरीक इंसाफ के लाहौर में कैद रहनुमाओं को इसका हिस्सा बनाया जाए। मुज़ाकरात का आगाज़ करने पर किसी फरीक को मतून करना इस सारे अमल को सबोताज करने के मुतरादिफ होगा। इसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। मुज़ाकराती कमेटी की तकर्री के लिए पैटर्न इन चीफ इमरान खान तक रसाई आसान बनाना होगी ताकि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वसी मुशावरत कर सके। मुलाकात के इस अमल को वक्तन फवक्तन जारी रखना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।